गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू सिक्स्थ लेक्चर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बीसीटी। पिछले हम शैलो फाउंडेशन के बारे में हमने नेक्स्ट इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि फुटिंग क्या होती है, शैलो फाउंडेशन क्या होता है और कितने टाइप के फाउंडेशन होते हैं। दो टाइप के होते हैं, शैलो और डीप। अभी शैलो के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, डीप के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ते हैं हम ग्रिलेज फाउंडेशन के बारे में। तो ग्रिलेज फाउंडेशन क्या हो रहा है? Grillage foundation is an isolated footing generally provided when heavy structural load from column, pier or steel stanchions are required to transfer to the soil having poor and low bearing capacity। अब क्या होता है कि भाई अगर जहाँ पे लो बेयरिंग कैपेसिटी है सॉइल की, मतलब जो सॉइल अच्छी तरीके से लोड ट्रांसफर नहीं कर पा रही है या पोली है, धस जाता है उसके अंदर फाउंडेशन, तो वो वहाँ उस जगह पे हम क्या सा ग्रिलेज फाउंडेशन यूज करते हैं। ठीक है, अब इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन देयर मटेरियल। दो कैटेगरी में ये भी डिवाइडेड है। सबसे पहले एक तो स्टील में और एक टिम्बर में, जो मटेरियल की क्वालिटी है। स्टील कहाँ पे यूज करेंगे? जहाँ पे मेरे को हैवी लोड हम यूज करेंगे, जहाँ पे मुझे हैवी लोड ट्रांसमिट नहीं करना है। टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन अभी कम यूज होते हैं, पर क्या इकोनॉमिकल रहते हैं, इसलिए लोग इसको यूज करते थे। स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो फिगर नंबर 3.4, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.4 के अंदर, तो ये क्या है? देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गडर्स रखे हुए हैं। ठीक है, और गडर्स को क्या कर दिया है? टाई अप कर दिया है इसके द्वारा। ठीक है, अब टाई अप कर दिया, इसके बाद पहले कौन से गडर्स रखें? हॉरिजॉन्टल गडर्स रखें। ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल गडर्स के ऊपर क्या रखें? वर्टिकल गडर्स रखें। दिख रहा होगा आपको इस तरीके से, और फिर उसके ऊपर प्लेट डाला है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल गडर रखा हुआ है, यहाँ पे वर्टिकल गडर रखे हुए हैं। ये मैं कैसे देख रहा हूँ? ये मेरा है सेक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने ये भाग काट, ये वाला भाग यहाँ से काट दिया है, तो ये मुझे कैसे तरीके से दिख रहा है? इस साइड से, तो उसका ये वाला व्यू है, और ये मैं ऊपर से टॉप व्यू देख रहा हूँ। तो टॉप व्यू में कैसे? इस तरीके से हॉरिजॉन्टल गडर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, और ये वर्टिकल गडर्स लगाए हुए हैं। ये हॉरिजॉन्टल गडर्स ये रहे, और ये वर्टिकल गडर्स ये रहे। ठीक है, और फिर उसके ऊपर प्लेट लगाया और उसके ऊपर फाउंडेशन आएगा, और इन सबको मैंने किससे भर दिया है? कंक्रीट से भर दिया है। समझ में आया? इस तरीके का स्टील गडर स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन होता है। ठीक है, अब स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन में क्या होता है कि भाई स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन इज कंसिस्ट ऑफ स्टील जॉइंट। ठीक है, स्टील जॉइंट के बीम से कंसिस्ट होता है, जिसको अपन रोल्ड स्टील जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, RSJ बोलते हैं, which are provided in single and double tires। ठीक है, सिंगल और डबल टायर्स में भी वो हमको मिलते हैं। A minimum cover of 10 centimeter is kept on the outer side of the external beam as well as above the upper flange of the top tire। ठीक है, अब जो मिनिमम 10 सेंटीमीटर का कवर हम उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, 10 सेंटीमीटर का नीचे अपन कंक्रीट प्रोवाइड करेंगे ग्रिलेज के अंदर, गडर्स के अंदर, जिससे क्या होगा? वो बाहर निकल के ना आ पाए या अपनी पोजीशन चेंज ना कर पाए। द डेप्थ ऑफ कंक्रीट बिलो द लोअर टायर शुड बी एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर। और जो डेप्थ होता है किसके? कंक्रीट की, वो कितनी होनी चाहिए? लोअर टायर के लिए 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो, ये यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया? कंक्रीट बेड प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, उसके ऊपर मैंने क्या लिखा? उसके ऊपर मैंने एक पूरा का पूरा स्टील का प्लेट रखा। फिर उसके ऊपर मैंने क्या रखे? हॉरिजॉन्टली गडर्स रखे, स्टील बीम बोलते हैं अपन इसको, स्टील बीम रखे। ठीक है, फिर उसके ऊपर मैंने क्या रखा? वर्टिकल बीम्स रखे। फिर वापस से मैंने हॉरिजॉन्टल बीम रखे, और फिर लास्ट में आया अपनी आयरन प्लेट, और आयरन प्लेट के ऊपर अपना कॉलम ऊपर जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से जो हमारा ग्रिलेज फाउंडेशन है वो बनेगा। ठीक है, सेम चीज टिम्बर के अंदर होती है, पर टिम्बर के अंदर क्या होता है? हम टिम्बर यूज करते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर क्या क्वालिटी में डिफरेंस है? दो क्वालिटी में सिर्फ यही डिफरेंस है। तो भाई जो स्टील है तो उसके अंदर हम स्टील का मटेरियल यूज करेंगे, और टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन है उसके अंदर हम टिम्बर का ग्रिलेज फाउंडेशन यूज करेंगे। टाइप ऑफ फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर हैवीली रोड मशीनरी। ठीक है, टिम्बर टाइप का जो फाउंडेशन है वो हैवी मशीनरी वॉल्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है या टिम्बर कॉलम के लिए प्रोवाइड किया जाता है। द फाउंडेशन इज स्पेशली यूज्ड फॉर वाटर लॉगिंग एरिया where the bearing capacity of soil is low and where the loading of soil is limited to 15 to 60 kilonewton per meter square। अब ये कहाँ पे वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पानी जमा हो जाता है। ठीक है, अब जहाँ पे पानी जमा होगा तो होगा क्या कि जो हमारी सरफेस है, हमारी पेनिट्रेशन ऑफ पानी, पेनिट्रेशन ऑफ वाटर रहेगा,
पेनिट्रेशन ऑफ वाटर रहेगा तो पानी जमा कैसे होता है कि समझो आपका ग्राउंड सरफेस है, उसके अंदर पानी के ग्राउंड लेवल पर पानी ऑलरेडी भर गया है, ठीक है, और उसके ऊपर से और पानी आ रहा है, तो पानी ऊपर से आ रहा है तो क्या होगा वहाँ पे पानी को कहीं पे जाने की जगह नहीं मिलेगी, तो होगा क्या, जो सॉइल की क्वालिटी होती है इस चीज के अंदर, सॉइल की क्वालिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है, और जहाँ पे हमारी सॉइल की क्वालिटी डिक्रीज हुई वहाँ पे हम फाउंडेशन नहीं लगा सकते, ठीक है, या फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ऐसा टिम्बर का बेस बना के वहाँ पे फाउंडेशन बनाएंगे। जैसे कि मैंने बताया स्टील से टिम्बर सस्ता पड़ता है हमको, तो ये क्या इकोनॉमिकल भी हमको रहेगा, ये हमको आगे पॉइंट आएगा। द फाउंडेशन यूज टिम्बर प्लैंक एंड टिम्बर बीम्स इज प्लेस्ड टू स्टील जॉइंट, ठीक है, जो टिम्बर प्लैंक्स और टिम्बर बीम्स हैं जो हम प्लेस करते हैं वो स्टील जॉइंट के साथ हम ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कंक्रीट एम्बेडेड बिटवीन द टिम्बर जॉइंट, नो कंक्रीट एम्बेडेड, सॉरी नंबर नहीं, नो कंक्रीट इज एम्बेडेड बिटवीन द टिम्बर जॉइंट, कोई भी कंक्रीट नहीं लगाया जाएगा टिम्बर जॉइंट के ज्वाइंट करने के लिए, हम स्टील जॉइंट यूज करते हैं, ठीक है। हाउएवर द बॉटम कंक्रीट प्रोवाइड इन द स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन इज रिप्लेस्ड बाय द टिम्बर प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम कंक्रीट का कवर बॉटम में प्रोवाइड कर रहे थे, वहाँ पे हम किसको ग्रिलेज फाउंडेशन के अंदर किससे रिप्लेस कर देंगे, वो कवर हम टिम्बर से कवर कर देंगे कवर, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्ट फॉर अ टिम्बर प्लैंक के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हुआ है, ये देखो वहाँ पे क्या था, कंक्रीट कवर था, सॉरी, हाँ वहाँ पे क्या था, कंक्रीट कवर था, पर यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है, वुडन बीम प्रोवाइड किए, वुडन बीम के ऊपर क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉलम डाल दिए। अब ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले क्या किया है, वुडन क्या एक टिम्बर का प्लैंक प्रोवाइड करा है, ठीक है, टिम्बर का प्लैंक के ऊपर क्या लगा है, ये बीम्स लगाई है, फिर एक हॉरिजॉन्टल बीम लगा के उसके ऊपर कॉलम बना दिया, ऊपर खींच दिया, इस तरीके का टिम्बर फाउंडेशन होता है। एज शोन इन द फिगर, रिलेज फाउंडेशन फॉर अ टिम्बर कॉलम, द एक्सकेवेशन फॉर अ बेस इज लेवल्ड, ठीक है, जो बेस के लिए एक्सकावेट किया जाता है वो लेवल्ड रहता है, ठीक है, अच्छी तरह से पहले उसको लेवल्ड कर लिया जाता है, उसके ऊपर हम टिम्बर बिछाते हैं, ठीक है। द बॉटम लेयर ऑफ टिम्बर प्लैंक ऑफ साइज 20 to 30 सेंटीमीटर, जो बॉटम लेयर होती है टिम्बर प्लैंक की वो कितना होता है, 20 to 30 सेंटीमीटर थिक रहती है, ठीक है, वाइड 5 to 7.5 सेंटीमीटर और 7.5 to 7.5 सेंटीमीटर थिक रहती है, इज लेड साइड बाय साइड विदाउट एनी गैप बिटवीन देम, ठीक है, 30 सेंटीमीटर का जो लेयर रहता है उसका जो विड्थ रहता है 5 to 7.5 सेंटीमीटर रहता है, और जो थिकनेस होती है उसकी 5 to 7.5 सेंटीमीटर रहती है, और उसको एक साइड बाय साइड हम बिछाते हैं विदाउट एनी गैप, उसके बीच में कोई गैप रखे बगैर, ठीक है। ओवर द top of this layer, a timber beam of a same section as that of a wooden post is placed at the right angle, ठीक है। अब जो क्या है इसके अंदर, जो टॉप लेयर के ऊपर टिम्बर की एक सेम बीम सेक्शन रखी जाती है, जिससे क्या है, जो टिम्बर के बीच में जो वुडन बीम्स रखी हुई है ना वो हिल ना जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सब अपनी बीम से अपनी पोजीशन पे रहेगी और तकलीफ नहीं होगी बीम को मूवमेंट करने में या लोड ट्रांसफर करने में, ठीक है। मैं इसका एक आपको वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब ये इसके अंदर ग्रिल्स फाउंडेशन की डेफिनेशन क्या है कि भाई ग्रिल्स फाउंडेशन क्या है, इज़ द टाइप ऑफ द फाउंडेशन ऑफ्टन यूज एट द बेस ऑफ द कॉलम, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टायर्स ऑफ स्टील बीम्स एंड सुपर इम्पोज्ड इन लेयर, ठीक है। ये किस तरीके का फाउंडेशन होता है, ऑफ्टन यूज फॉर बेस ऑफ कॉलम के लिए, मतलब बेस एज अ कॉलम के लिए, कॉलम के बेस के लिए यूज़ करते हैं, और कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टायर्स ऑफ स्टील बीम, स्टील बीम्स के बहुत मल्टीपल स्टील बीम से एक टायर बनता है, वो उस तरीके से उसका जो बीम का लेयर बना के हम ये फाउंडेशन यूज़ करते हैं। अब जो टीयर्स है वो एक राइट एंगल में एक दूसरे से प्लेस्ड रहते हैं कंक्रीट के अंदर, विथ मतलब कंक्रीट से घिरे हुए हैं, ये देखो इस तरीके का होता है, ये देखो इस तरीके का जो लोड है वो ट्रांसफर रहता है, ये बीम के लेयर्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड करके रखे हैं, लोड बेयरिंग कैपेसिटी बनी रहे इसलिए हमने क्या प्रोवाइड करा है, कंक्रीट ब्लॉक प्रोवाइड करा हुआ है, ठीक है। देखो आप इस तरीके से देख सकते हो, देखो डिज़ाइन प्रोटेक्शन किसके लिए किया जाता है, इनके लिए किया जाता है, सूटेबल ऑफ, और सूटेबल वो अपने मटेरियल कौन कौन से होते हैं, देखो स्टील भी यूज़ करते हैं, कंक्रीट भी यूज़ करते हैं, और टिम्बर भी यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। इसके अंदर अब देखते हैं इसके जो बेनिफिट्स क्या है ग्रिलेज फाउंडेशंस के।
सबसे क्या रहता है सक्सेसफुल और ड्यूरेबिलिटी उसकी अच्छी रहती है। इफ़ यू आर गॉट प्लेंटी ऑफ ड्यूरेबल टिम्बर्स, अच्छा प्लेंटी ऑफ ड्यूरेबल टिम्बर्स मिल रहे हैं आपको तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी और सक्सेसफुल रहता है वो, ठीक है। फिर बेनिफिशियली टू री यूज़ एग्जिस्टिंग रोल्ड, मतलब वापस से आप री यूज़ कर सकते हैं अपने स्टील रोल्ड को, ठीक है। लो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल रहता है तो अपन क्या कर सकते हैं, ये वाला फाउंडेशन मतलब लोअर कॉस्ट में अपन को पड़ता है फाउंडेशन, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, द लाइटर एंड द लो कॉस्ट चॉइस इज़ ग्रिलेड फाउंडेशन, जहाँ पे लो बेरिंग कैपेसिटी है तो वहाँ पे जो पाइल्स रहता है अपन यूज़ करेंगे, पाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो क्या पाइल्स की कास्टिंग्स और पाइल्स का मोल्ड वगैरह बहुत महंगा पड़ जाता है। पाइल फाउंडेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पाइल फाउंडेशन डीप फाउंडेशन के अंदर आता है, उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी क्या है, ग्रिलेज फाउंडेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ग्रिलेज फाउंडेशन में जो अपन को वो क्या सस्ता पड़ता है पाइल से, ठीक है, इसके अंदर ये बताएं। और बेस्ट फॉर लार्ज एरिया प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लार्जली एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हाँ, आपका इसका ये प्रॉब्लम रह सकता है कि लार्जली एरिया ये कवर करता है, ठीक है, पर जो लोड है वो कहाँ पे आएगा, लार्जली डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। कहाँ कहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन, ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइट में हम इसको यूज़ करते हैं। जो आपने बहुत बड़े बड़े टावर देखे होंगे ना, उसके फाउंडेशन बनाने में अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइटर एंड कॉस्ट इफेक्ट सॉल्यूशन है ये हमारे लिए। तो जो एक्सकेवेशन है उसका ज़्यादा नहीं रहता है और ज़्यादा डीप एक्सकेवेशन रिक्वायर्ड नहीं रहता है, इससे उससे हमको थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है कैशन की तरह, ठीक है। पाइल या कैशन भी एक फाउंडेशन है, वो आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा। और लाइटर ऑन द साइड कॉस्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह भी फटाफट बीम को कर सकते हैं। देखो टिम्बर फाउंडेशन, देखो मेशनरी वॉल फाउंडेशन में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। मैंने बताया टिम्बर फाउंडेशन, टिम्बर की बीम, टिम्बर का प्लैंक, फिर वापस से प्लैंक, उसके बाद यहाँ पे कंक्रीट डाला और उसके ऊपर वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी। इस तरीके से भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं टिम्बर का अपन ग्रिलेज फाउंडेशन। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमको एक्सकेवेट करना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक्सकेवेट कर दिया अच्छी तरीके से, 97 सेंटीमीटर तक डेप्थ रिक्वायर्ड रहती है अपनी, 97। फिर मैंने क्या किया, देखो कंक्रीट की लेयर बना दी। क्यों, क्योंकि फिर नीचे ना जा पाए हमारा जो फुटिंग है। फिर मैंने क्या करा, सारे बीम बिछा दिए, ग्रिलेज बीम बिछा दिए मैंने, ठीक है, स्टील की। उसके ऊपर वापस से कंक्रीटिंग किया जिससे बीम्स हिलेंगे नहीं हमारे, ठीक है। फिर हमने वर्टिकल बीम रखे, फिर सेपरेटर्स की हेल्प के द्वारा हमने क्या करा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बीम को कर दिया कनेक्ट। फिर हमने कॉलम कनेक्ट कर दिया, कॉलम कनेक्ट करने के बाद वेल्डिंग से कनेक्ट करने के बाद हमने वापस से पूरा अच्छी तरीके से कवर कर दिया। तो इस तरीके से ग्रिलेज फाउंडेशन बनता है, ठीक है, क्लियर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने क्या यहाँ पे बेस प्रोवाइड किया, थिक प्लैंक प्रोवाइड किया 8 to 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर मैंने क्या प्रोवाइड किया यहाँ पे, वापस से प्लैंक प्रोवाइड करा जो 45 to 60 सेंटीमीटर यहाँ पे इससे गैप खाता हो, इन दोनों जगह से गैप खाता हो, ठीक है। वापस से प्लैंक प्रोवाइड करा और यहाँ पे मैंने मैशनरी वॉल कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से जो फाउंडेशन है, और ये मेरी क्या है, टिम्बर बीम है। तो इस तरीके से ये फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट होता है। Shown the figure, grillage foundation for wall. The foundation consists of bottom layer of planks over which the wooden beam are placed at the right angle to the direction of plank, ठीक है। सबसे पहले क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लैंक प्रोवाइड करा। इसके अंदर प्लैंक के ऊपर हमने क्या करा, बीम प्रोवाइड करी, वुडन बीम्स प्रोवाइड करी राइट एंगल से, राइट एंगल के अंदर प्लैंक की डायरेक्शन में, ठीक है, वर्टिकली अपन ने क्या करा दिया, वुडन बीम प्रोवाइड कर दी, ठीक है। देन अनदर लेयर ऑफ प्लैंक अगेन इज लेड एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ बीम, ठीक है। वापस से एक और हम प्लैंक प्रोवाइड करेंगे किसके ऊपर, अपने बीम के ऊपर, ठीक है। दिस अपर लेयर ऑफ अ प्लैंक मे बी 7.5 to 10 सेंटीमीटर।
और जो अपर लेयर रहेगी वो प्लैंक की वो कितनी रहेगी 7.5 to 10 सेंटीमीटर की जितनी रहेगी, थिक एक्सटेंडिंग ओवर द फुल विथ ऑफ द वॉल बेस। और उसको एक्सटेंड कहाँ तक करेंगे, वॉल बेस के वहाँ तक एक्सटेंड करके रखेंगे, ओवर विच द मैशनरी वॉल इज़ कंस्ट्रक्टेड, जिसके ऊपर हम मैशनरी वॉल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रिलेज फाउंडेशन। और ग्रिलेज फाउंडेशन के अंदर मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूँ, दो तरीके के फाउंडेशन होते हैं, एक तो स्टील फाउंडेशन होता है और एक वुडन फाउंडेशन है, उसको टिम्बर फाउंडेशन भी बोलते हैं। स्टील फाउंडेशन अपन कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जहाँ पे अपन को हैवी ट्रांसमिशन लोड करना है। अब जो टिम्बर फाउंडेशन है वो हम दो जगह, कॉलम की जगह भी यूज़, कॉलम एज ए कॉलम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और वॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कॉलम के लिए कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमको हैवी लोड की ट्रांसमिशन नहीं करना है। ठीक है, जैसे हमको ट्रांसमिशन टावर डालना है तो मैं कौन सा फाउंडेशन यूज़ करूँगा, तो मैं स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन यूज़ करूँगा। तो इस तरीके के ये फाउंडेशन है, फुटिंग है, हमको इसके इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। आगे और हम फुटिंग के बारे में पढ़ते हैं। अब आती है भैया कंबाइंड फुटिंग। तो कंबाइंड फुटिंग किसको बोलते हैं, कंबाइंड फुटिंग इज़ अ सिंगल फुटिंग है। ठीक है, विच सपोर्ट टू कॉलम, दो कॉलम को सपोर्ट करती है। इट इज़ प्रोवाइड अंडर फॉलोइंग सूटेबल, इस सूटेबल कंडीशन में हम कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। व्हेन द कॉलम आर वेरी नियर टू ईच अदर सो दैट देयर फुटिंग ओवरलैप्स, कहाँ पे, जहाँ पे मैं कॉलम बहुत पास में प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक दूसरे के पास में कॉलम प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसका जो फुटिंग है वो ऑलरेडी ओवरलैप होगा, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड कर दूंगा। व्हेन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज़ लो, भाई ये पॉइंट तो हर जगह लिख देने का, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल लो है तो हम फुटिंग प्रोवाइड कर देंगे। रिक्वायर्ड मोर एरिया अंडर इंडिविजुअल फुटिंग, ठीक है, तो और हमको ज़्यादा एरिया चाहिए इंडिविजुअल फुटिंग के लिए, तो हम कंबाइंड फुटिंग अप्लाई कर देंगे। When the end column is near a property line so that its footing cannot spread in the direction, द एंड, जो कॉलम का एंड है वो प्रॉपर्टी लाइन के बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखो हमारे है ना प्रॉपर्टी है, तो जो उसको हम गवर्नमेंट हर किसी के हिसाब से, जैसे कि आपको दे दिया है कि 1 बीघा में आपको कंस्ट्रक्शन करना है, तो आप 1 बीघा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो और अगर आपका जो कॉलम है वो थोड़ा बाहर जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि यही फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग के द्वारा आप वो कॉलम को थोड़ा अंदर लेके उस पर कॉलम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कंबाइंड फुटिंग के अंदर। ठीक है, इस तरीके से ये सिचुएशन में हम प्रॉपर्टी लाइन के बाहर कॉलम नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और तो उसके लिए हम ये जो कंबाइंड फुटिंग है वो यूज़ करेंगे। इसकी इमेज भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। द कंबाइंड फुटिंग मे बी फॉलोइंग काइंड, ये फॉलोइंग काइंड की कंबाइंड फुटिंग होती है। एक तो रेक्टेंगल, ट्रेपोजॉइडल और कंबाइंड कॉलम वॉल। ठीक है, 3 तरीके की, एक तो रेक्टेंगुलर कंबाइंड, ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड एंड कंबाइंड कॉलम वॉल। अब रेक्टेंगल कंबाइंड के अंदर क्या होगा, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल ही रहेगा। द कंबाइंड फुटिंग विल बी प्रोवाइडेड इन रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगल शेप के अंदर उसको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, द कंबाइंड फुटिंग विल बी प्रोवाइड इन रेक्टेंगल इन द शेप ऑफ द कॉलम कैरीज इक्वल लोड। ठीक है, रेक्टेंगल शेप के अंदर उसकी जो फुटिंग है हम प्रोवाइड करेंगे कॉलम की, और जो कि लोड अच्छी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा दोनों कॉलम का ज़मीन के अंदर। द डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगल कंबाइंड फुटिंग शुड बी डन इन सच अ वे द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ कॉलम कोइंसाइड विथ सेंट्रोइड ऑफ फुटिंग एरिया। इस तरीके से रेक्टेंगल फुटिंग हमको कंबाइन करनी है, जो कि सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है कॉलम की वो किससे, सेंट्रोइड ऑफ फुटिंग से, सेंट्रोइड ऑफ फुटिंग से क्या होती हो, कोइंसाइड होती हो। ठीक है, मिलती हो, उस तरीके से हमको क्या करना है, फुटिंग प्रोवाइड करनी है। फिर ट्रेपोजॉइडल कंबाइंड फुटिंग के अंदर क्या होगा, इफ़ द कॉलम कैरीज अनइक्वल लोड द फुटिंग इज ऑफ ट्रेपोजॉइडल शेप आर प्रोवाइडेड। हर कॉलम सेम लोड कैरी नहीं करता, जो कॉलम कम क्या बोलते हैं लोड कैरी कर रहा हो और एक कॉलम ज़्यादा लोड कैरी कर रहा हो, तो मैं उसकी जो फुटिंग है वो बड़ी रखूँगा और जो कम लोड वाले कॉलम की फुटिंग थोड़ी छोटी रखूँगा, तो ऑटोमेटिकली ट्रेपोजॉइडल शेप आ जाएगा। इसका मैं आपको एग्जांपल उसके डायग्राम में बताता हूँ अभी। फिर कंबाइंड कॉलम वॉल फुटिंग, इट मे बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ कंबाइंड फुटिंग फॉर कॉलम एंड वॉल। ठीक है, वॉल और कॉलम के लिए कंबाइंड फुटिंग हम प्रोवाइड हो सकता है, हमको करने की जरूरत पड़े। सच कंबाइंड फुटिंग आर शोन इन द फिगर।
इस तरीके की कंबाइंड फुटिंग फिगर के अंदर शो करी हुई है। अब जैसे कि मैं रेक्टेंगल फुटिंग की बात करूं तो रेक्टेंगल फुटिंग में क्या है भाई, रेक्टेंगल फुटिंग में हमारा रेक्टेंगल, इसके अंदर हमको इस तरीके की फुटिंग कंबाइन करी। अब ये देखो, ये कॉलम का जो डिस्टेंस है वो पास में है, तो मैंने क्या करा, ये पूरी की पूरी फुटिंग प्रोवाइड कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, रेक्टेंगल, मतलब ये जो दोनों कॉलम हैं वो सेम लोड कैरी कर रहे होंगे, इसलिए मैंने रेक्टेंगल फुटिंग अप्लाई करी। क्योंकि देखो इस लोड का कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा, इसका भी इस तरीके से होगा कॉलम लोड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ये नीचे जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ही आप देखो कि ये वाला जो लोड, ये वाला जो कॉलम है वो क्या कर रहा होगा, ज़्यादा लोड कैरी कर रहा होगा कोई स्ट्रक्चर का, और ये वाला कम लोड कैरी कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग प्रोवाइड कर दी। मतलब इसका जो एरिया ऑफ क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने ज़्यादा रखा और इसका कम रखा, जिससे होगा क्या, मटेरियल की बचत होगी। मटेरियल की बचत होगी तो डायरेक्ट अपना प्रोजेक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमिकली अपन को। तो इसलिए हम इस तरीके की फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे हमें ज़रूरत ही नहीं है रेक्टेंगल फुटिंग की और ज़्यादा हमको कंक्रीट लगाने की, तो हम वहाँ पे काहे को रेक्टेंगल फुटिंग प्रोवाइड करेंगे, हम तो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग ही प्रोवाइड करेंगे। अब इसका आप देख सकते हो, अगर आप इसको टॉप व्यू से देखोगे तो ये ट्रेपेजॉइडल फुटिंग आपको ऐसे दिखेगी, ठीक है। पूरा का कंक्रीट का ये लेयर हो गया और बीच में 2 कॉलम प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। इस तरीके से रेक्टेंगल फुटिंग के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड करे और ये पूरा का पूरा कंक्रीट ब्लॉक प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल फुटिंग अपन वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि इतनी यहाँ तक आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाहर आप जा नहीं सकते, तो यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल फुटिंग प्रोवाइड कर दी, तो जो कि क्या करेगा, लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा और आप एकदम उसके कोने में कॉलम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो रेक्टेंगल फुटिंग भी हो गई और कॉलम की फुटिंग भी हो गई, ये कंबाइंड फुटिंग हो गई अपनी, ठीक है। वॉल और कॉलम की कंबाइंड फुटिंग हो गई। यहाँ पे जहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा अपन ने क्या कर दिया, कंक्रीट की लेयर बना दी थिकनेस की, ठीक है। उसके ऊपर अपन ने यहाँ पे कॉलम भी चढ़ा दिए लाइन से और यहाँ पे अपन ने वॉल भी कंस्ट्रक्ट कर दी। तो ये अपनी कंबाइंड फुटिंग होगी, ठीक है, कंबाइंड वॉल एंड कॉलम फुटिंग, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रैप फुटिंग क्या होती है, राफ फाउंडेशन क्या होता है, इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसका जो असाइनमेंट मैं डाल दूंगा, आप टाइम टू टाइम सबमिट करवा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।